हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के बारे में। जो आपका 1 से लेकर 30 प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। इसमें ये जो आपका प्रश्न मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये आपका पेपर 2022 का है। ठीक है, 2022 का फ्रेंड्स कब का पेपर है मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, ये आपके PYQ क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपका 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसको मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी, सीडीपी का पेपर। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाग फर्स्ट में, और भाग सेकंड में आपको देखने को मिलेगा इसमें 30 प्रश्न जो है गणित के मिलेंगे देखने को। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जो होता है पार्ट 3 जो होता है भाग 3, उसमें आपको EVS यानी कि पर्यावरण से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका फोर्थ पार्ट आता है जिसमें भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो रहता है आपके हिंदी के। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिफ्थ पार्ट जिसमें आपका वो जो लैंग्वेज जो आप चेंज किए रहेंगे आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपको मिलता है। अगर आपने संस्कृत चूज़ किया तो आपको संस्कृत मिलेगा, या फिर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आपको इंग्लिश करना होगा। ठीक है, पार्ट 5 में तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में रहता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका आंसर फ्रेंड्स जिसको पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और आप लोग लास्ट में हमको बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन आंसर करेक्ट था। ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भों में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो हम चलिए देख लेते हैं इसमें चारों जो दिए हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास जो है फ्रेंड्स ये बता रहा है शरीर का जो केंद्रीय भाग होता है वहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है, बाहरी भाग तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेकंड दिया ऑप्शन आपका विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट दिया ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका विकास होता है ना, इसमें जो बाल विकास का संदर्भ पूछा गया, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भों में फ्रेंड्स यह कथन सही कहा जा सकता है कि जो विकास होता है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, क्योंकि ये जो है प्रोसिमेडिस्टल विकास का जो सिद्धांत है इन्होंने क्या बताया था, जो विकास है विकास की दिशा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था किसका तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी जो है शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है। बच्चों की भुजाएं हाथ से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उनकी उंगलियों से पहले होता है। ठीक है, तो इससे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इसने सेकंड ऑप्शन जो फ्रेंड्स आपको बताया विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो फ्रेंड्स जो ये विकास है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। ओके, और ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने ऑप्शन दिए प्रभाव नहीं डालता, तो प्रभाव डालता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट हमको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका। ओके, नेक्स्ट है बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया केवल आनुवांशिकता से, सेकंड ऑप्शन दिया केवल पर्यावरण से, थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया ना आनुवांशिकता से और ना ही पर्यावरण से। तो देखिए फ्रेंड्स जो बच्चों की भाषा का विकास होता है ना वो तो प्रभावित होता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से ही क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने परिवार में रहकर ही अपने माता पिता की साथ जो है बोलचाल सीखता है, और इसके साथ ही वह जिस पर्यावरण जिस परिवेश में रहता है उसके हिसाब से भाषाई अनुकरण का भी प्रयास करता है। जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स संवेगात्मक संपर्क परिवार के सदस्यों से नहीं हो पाता है, जैसे कि वे भाषा सीखने में अधिक समय लगाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता जो है ये जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से ही बच्चों का जो है भाषा का विकास होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। क्या फ्रेंड्स यहाँ पूछा है केवल मूक, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो केवल शब्द होता है ना ये निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, केवल क्या है निगेटिव वर्ड है, क्योंकि देखिए हमने सचिन सर से क्लास की है, सचिन सर की क्लास मैंने ली थी और उनकी क्लास से मैंने अपना सीटेट जो है क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो टैग वर्ड होता है ना ये केवल और मानक शब्द होता है, ये सभी क्या होता है वो टैग वर्ड है, निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, इनको देख के आप गलत ऑप्शन अनकरेक्ट समझ लिया करिए। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षा यहाँ पे केवल दिया है, केवल मूक श्रवण, मूक मतलब जो मतलब मुँह से नहीं बोल पाते। ठीक है, उनको मूक श्रवण मतलब मूक और श्रवण मतलब जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते उनको प्राथमिकता देता है।
या फिर सेकंड ऑप्शन इसमें दिया है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व भिन्नताओं को सम्मान करता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। एंड थर्ड ऑप्शन दिया है अंक उन्मुख होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है फ्रेंड्स वो अधिगम करता मतलब लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है। एक जो प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, और जो प्रगतिशील कक्षा होती है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न बुद्धि लब्ध वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है। अर्थात इसमें हम यह कह सकते हैं किसी भी दृष्टि से कमज़ोर बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार उनके ऊपर ध्यान रखा जाना चाहिए। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्रेंड्स इसका थर्ड क्वेश्चन सही रहेगा। ओके, फर्स्ट आपको ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, आप लोग भी अपना मिला लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंड फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ क्वेश्चन का चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सजा को टालने की बात हो रही है, ठीक है। ये जो सजा को टालने के जो नियम बताया गया वो किस चरण को दर्शाता है। प्रथा पूर्व चरण, सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, एंड फोर्थ है प्रथागत चरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्तर प्रथागत चरण। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, अर्थात उन्होंने प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड्स प्रथा पूर्व चरण है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नैतिकता होती है, नैतिकता जो है रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ तक जो नैतिक है सोना सजा से बंधी होती है, ठीक है। सोन जो है वो सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए कि नहीं, वे उन्हें दंडित करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है बच्चों के अंदर मन में जो होती है दंड और एक सजा के डर से बच्चे क्या करते हैं अपने आप को नियमबद्ध कर लेते हैं, ठीक है, नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा प्रथा पूर्व चरण। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम संकल्पना को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा तरीका प्रयोग करना चाहिए। कैसा तरीका प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड्स देखते हैं। चलिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। यहाँ पे क्या बात कर रहा है फ्रेंड, जटिलता से मतलब कठिनता से सरल की ओर की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विभिन्न संकल्पों के बीच संबंधों को खोजने को महत्व दे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदी रूप संस्कृति पैदा करे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अधिगम लर्निंग की बात हो रही है। लर्निंग जो संकल्पनों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ठीक है। क्या करे, जो विभिन्न संकल्प हों उनके बीच में क्या करे, संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य क्या होता है, संबंधों का सामंजस्य बनाने में से अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य दर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, सरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन नंबर। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, एंड सेकंड ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल की, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 6 वाले का। तो देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं इनका जो मुख्यतः सिद्धांत है, तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि वाइगोस्की जो है इनके अनुसार कहा गया है कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है उस पर सामाजिक कारकों यानी कि परिवार, सामाजिक कारक आपके क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपके सामाजिक कारक की बात करते हैं। सामाजिक कारक आपके हो गया परिवार, विद्यालय, समाज, मित्र मंडली, परिवेश, या फिर उसके जो भाषा का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है।
इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो लेव वाइगोस्की जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के विकास पे ज़्यादा योगदान दिया। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से क्या करता है, सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है, तो जेंडर सशक्तिकरण का, जेंडर पक्षपात का, फिर जेंडर धमकी का, फिर जेंडर प्रासंगिकता का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट जो है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक जो है वो अधिकांश ज़्यादा करके क्या कर रहा है, लड़कों से सवाल जवाब कर रहा है जबकि लड़कियों से नहीं कर रहा है। तो उसका जो व्यवहार है फ्रेंड्स वो जेंडर पक्षपात है। ठीक है, क्या है वो, जेंडर पक्षपात की क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि संभवतः अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और लड़कियां जो हैं लड़कों का खेल है और लड़के ही इस खेल को खेल सकते हैं और उसमें लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा आंसर हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का। ठीक है, तो इसमें रूढ़िवादिता दिखा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, या फिर थर्ड ऑप्शन है किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, एंड फोर्थ ऑप्शन है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है। जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें अध्यापिका किसको महत्व देती है, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है फ्रेंड्स वो क्या करेगी, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। बालक की जो रुचि होती है प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, वो क्या करेगी, बच्चों के जो बालक होते हैं उनकी रुचियों को, उनकी प्रवृत्तियों की क्षमताओं को क्या करेगी, उनको ध्यान में रखकर क्या करती है, उनको ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करती है। ये बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञान पूर्व संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। ओके, तो इसका फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इसका सेकंड ऑप्शन, ज्ञान की सक्रिय मतलब ज्ञान में जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको पूरा एक पेपर सॉल्व कराऊंगी, 30 क्वेश्चन पूरे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट है पुस्तकें और पत्रिकाएं, सेकंड ऑप्शन है निकट परिवार, थर्ड ऑप्शन है माता पिता का कार्यस्थल, एंड फोर्थ है अस्पताल के कर्मचारी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रहा है बच्चों का, जो निम्नलिखित में से इसमें जो बच्चे होते हैं बच्चों का समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक क्या है, तो जो कि निकटस्थ बच्चे होंगे। सबसे पहले क्या होगा, निकटस्थ परिवार, जो उनका परिवार होगा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो किसके पास है, उनके पास जो परिवार होते हैं उनको क्या होगा, बच्चों उनको समाजीकरण का प्राथमिक कारक मानते हैं। ठीक है, बच्चा जो है परिवार में जन्म लेने के साथ साथ ही परिवार के लोगों के संपर्क में आ जाता है तथा परिवार के में वह क्या करता है, परिवार में ही वो अपनी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच घुल मिलकर रहने में उसमें भी समाजीकरण का भाव पैदा होता है। इसलिए परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। ठीक है, किसको फ्रेंड्स, परिवार को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राथमिक कारक कहा गया है। समाजीकरण का जो प्राथमिक कारण होता है वो क्या कहलाता है, निकटस्थ परिवार कहलाता है। ठीक है, इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। तो फ्रेंड्स कौन सा है जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास बताया है, उसके सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 साल तक, सेकंड ऑप्शन है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, थर्ड ऑप्शन दिया 7 से 11 वर्ष तक, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया 11 साल से ऊपर। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है उम्र समूह में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए जो 7 साल से 11 का जो उम्र होता है ना, उम्र समूह जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूपण बताए हैं।
इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, बालक जो है विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा विभिन्नता के सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर। इस अवस्था में जो बालक होते हैं, बालक के अंदर संख्या बोध, वर्गीकरण, कर्मानुसार व्यवस्था के बारे में और किसी भी वस्तु के और व्यक्ति के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है उनके बीच का जो संबंध के बीच का ज्ञान बच्चों के अंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। ठीक है, एक टीचर है वो विश्वास करता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं और वह क्या करते हैं, अपनी ही कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, क्या करेंगे बच्चे, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के सीखने के तरीक़ों से संबंधित ना हो एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हों। तो देखिए फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है एक अध्यापक जो विश्वास करता है कि जो उसके बच्चे हैं वो विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो वह क्या करेगा, वह अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेगा जो आकलन जो है आकलन के अलग अलग तरीक़ों को आधारित हो। ठीक है, ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति क्या हो, बहुत अधिक हो, और तथा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सीखने और समझने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा कम हो। तो क्या होगा, ऐसे में उनके आकलन का जो तरीका होगा वो अलग अलग होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स होगा ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उनकी जो आकलन की क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी बताई है। तो यहाँ फ्रेंड्स अध्यापन अधिगम की बात हो रही है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी कौन सी है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, या फिर गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, या फिर समस्या को सुलझाने के दौरान यदि कोई बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे उस समय संकेत और इशारा देना, या फिर प्रक्रिया में अध्यापन का पूर्ण हस्तक्षेप। तो इसमें देखिए 12वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि कोई बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार या फिर प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, अपने आप को, बच्चों को खुद को प्रेरित करने के लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों की भी अच्छे से जॉब लग जाए, आप लोगों का सीटेड अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद क्या है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसके बाद वैकेंसियाँ देखने को आपको मिलेंगी। तो आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आप सब एक अच्छे पोस्टिंग आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 13 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया बुद्धिमत्ता जो है संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। और फिर थर्ड ऑप्शन दिया एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए ये जो 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बुद्धिमत्ता के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स जो बुद्धिमत्ता होता है, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था जो IQ लेवल बुद्धिमत्ता नापने के, जो मैंने आपको एक ऑप्शन वो भी दिया था फ्रेंड्स, फॉर्मूला भी बताया था। तो छोड़िए मैं आपको बताती हूँ इसको क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो बुद्धिमत्ता के बारे में फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही, तो बुद्धिमत्ता के बारे में यह कथन सत्य है कि विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं एक उदाहरण लेकर, जैसे कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी है तो किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि उसके सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक जो है उस
अपनी मेहनत के फलस्वरूप क्या करे, उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे जो बच्चे मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके अंदर किसी चारों के बीच में बोलने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। और वहीं पे फ्रेंड्स जो बच्चे का जो IQ लेवल मतलब पढ़ाई में जो बच्चे कम पढ़ते हैं, उनका कम मन लगता है, वो बच्चे क्या होते हैं अलग एक्टिविटी में तेज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह जो प्रतिक्रिया है निम्न में से किसका उदाहरण है? समावेशन का, आत्मसत्करण, या फिर समावेशन, या फिर सेकंड है प्रतीकात्मक, थर्ड ऑप्शन है आपका पदार्थ स्थायित्व, फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका अस्थगित अनुकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 14 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए जो एक घोड़े को देख करके एक 3 वर्षीय जो बालिका होती है वो चकित होकर यह कहने लगती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। मतलब वो क्या होता है, उसके जो माइंड में है, इसका जो पूर्व ज्ञान है, उसने क्या कुत्ता को देख रखा है, तो उसने देखा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होता है। तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब माइंड में जो सेट किया था, उस माइंड सेट की वजह से उसने बताया कि ये क्या है, उसने क्या कर रही है वो लड़की। तो वो अपने जो पुराना था उसमें वो क्या कर रही, समावेशन कर रही। ठीक है, तो इस वजह से जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका क्या करती, वह प्रतिक्रिया आत्मसत्करण समावेशन का उदाहरण देती है कि आत्मसत्तीकरण करके कि वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। अर्थात हम बात करें जो बालक बालिका है वो नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेती है। ठीक है, जो उसका पुराना ज्ञान था, उसने डॉग को देखा था, डॉग को देख करके वो अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ रही थी कि इतना बड़ा कुत्ता, घोड़े को देख के। ओके, तो इसमें आपका फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। तो देखिए इसमें जो भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए ये क्या कहते हैं, भाषा जो है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। सेकंड ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा को निर्देशित करती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाषा जो है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की यह समझाते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की जो पारस्परिक प्रक्रिया में बालक जो है, बालक की जो भागीदारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सक्रिय होती, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा जो है, भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सॉरी एक मिनट, 15 क्वेश्चन में जो आपका आंसर सही है, मैंने आपको क्या बताया, भाषा और विचार। ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपका जो है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।